बड़ी बहन रोशनी का छोटा भाई कैसा था। मेरा नाम रोशनी है। यह मेरी कहानी है और एक ऐसी जगह से शुरू होती है जहां पिछले कुछ दिनों से मच्छरों ने हम सबका जीना हराम कर दिया था। जिन गरीबों के पास जालीदार दरवाजे लगाने के पैसे नहीं होते, उन्हें मच्छरों के साथ जीना भी सीखना पड़ता है। मच्छरों से बचने के लिए मैंने पंखे की रफ्तार बढ़ाई और डबल बेड की चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा कि इतनी बड़ी चादर मुझे मच्छरों से बचा लेगी। मैंने मन ही मन प्रमिला मैडम को शुक्रिया कहा, जिन्होंने आज ही यह चादर माँ को दी थी। मेरी माँ प्रमिला मैडम के घर का सारा काम करती हैं, झाड़ू पोछे से लेकर रसोई के बर्तन और घर के दूसरे काम भी। प्रमिला मैडम बहुत दयालु हैं। वे हमें जब तक बहुत सा सामान देती रहती हैं। सामान भले ही पुराना हो, लेकिन वो बड़े काम का होता है। प्रमिला मैडम ने हमारे इस छोटे से घर को कई तरह के सामान से भर दिया है, जिसमें एक छोटा एलईडी, पुरानी मिक्सी, वॉशिंग मशीन और कूलर भी हैं। इस सामान को देखकर सगे संबंधी हमसे जलते हैं। सुबह माँ ने जगाया तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और बोली, वाह माँ वाह, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। मच्छर मुझे जरा भी न काट सके। ये सब इस चादर की ही करामात है, वरना सिंगल बेड की चादर में तो मच्छर आसानी से घुस जाते हैं और फिर तो खुजलाते खुजलाते मेरा बुरा हाल। माँ शायद जल्दी में थी। वे बोली, बेटी मैं मैडम के यहाँ जा रही हूँ, तू जल्दी से उठकर बाकी काम निपटाकर कॉलेज चली जाना। ठीक है माँ, आप जाओ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैंने जब से होश संभाला है तब से माँ को जिंदगी की जद्दोजहद झोलते या उससे लड़ते रोते ही देखा है। मैंने जिस जाति में जन्म लिया है उसमें ऐसा कोई घर नहीं जहाँ घर के लोग पियक्कड़ न हों, और यही वजह हमारी जाति के पिछड़ेपन की भी रही है। घर के मर्द शराब पीकर घर की औरतों को बुरी तरह मारते पीटते हैं, उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और औरत के कमाए पैसे भी झपट कर अपनी झूठी मर्दांगी दिखाते हैं। घर के बच्चे भी यह सब देखकर दहशत में जीते हैं। मैंने घर में सबसे बड़ी औलाद के रूप में जन्म लिया था। माँ मेरे जन्म के बाद मुझे सीने से चिपकाए पता नहीं कितने घरों में जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन धोने का काम करती थी। सुबह वे घर से रोटी बनाकर निकलती थी तो शाम को ही वापस घर का मुंह देखती थी। घर पर आकर ही माँ को पता चलता था कि बापू आज बेदारी पर गए हैं या नहीं। अगर बापू घर पर मिलते तो माँ को गालियों का सामना करना पड़ता था और उन्हें बापू को कुछ रुपए शराब पीने के लिए देने ही पड़ते थे। अगर बापू बेदारी के लिए चले जाते तो उनके घर न लौटने तक ही शांति रहती थी। जब वे घर लौटते थे तो शराब के नशे में चूर होकर लड़खड़ाते कदमों से घर में घुसते और हमारी जिंदगी नरक बना देते थे। जब मैंने माँ का हाथ पकड़कर चलना सीख लिया था तभी माँ के पैर फिर भारी हो गए थे और इस तरह उनकी मुसीबतें भी और ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने रसोई घर में आकर कटोरदान देखा। माँ कल शाम की बनाई एक रोटी चाय के साथ खाकर चली गई थी। ये रोजाना का सिलसिला था, क्योंकि माँ कभी कोई नागा नहीं करती थी जब तक कि उन्हें तेज बुखार न चढ़ जाए। आटा गूंदते हुए मैं फिर से उन दिनों में गोता लगाने लगी थी जब मेरे खेलने कूदने के दिन थे। ये बात अलग है कि मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। खेलना कूदना जरा भी पसंद नहीं था। तब मेरा छोटा भाई राजू घुटने के बल चलने लगा था और माँ लोगों के घरों में जाती तो राजू को मेरे भरोसे छोड़कर बेफिक्र हो जाती थी। राजू को छोड़कर मैं कोई भी काम नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वह थक कर सो जाता था तब मैं जल्द से जल्द सारे काम निपटाने की कोशिश किया करती थी। बापू को शराब पीने की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने काम पर जाना तकरीबन बंद ही कर दिया था। वैसे भी नशे में चूर रहने वाले को कौन काम पर रखेगा। बापू के शराब के पैसे की कमी माँ की खूनपसीने की कमाई से ही पूरी होती थी। अगर कभी माँ के पास पैसे न होते तो गालियों के अलावा माँ को मार भी खानी पड़ती थी। तब माँ रोते रोते कहती थी, मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। इस जिंदगी में सुख तो तभी मिलेगा जब मेरा राजू बड़ा होगा और मैं घर बैठे उसके कमाए पैसों से चैन से रह सकूंगी। माँ, अपनी बिरादरी में तो सारे मर्द औरतों पर जुल्म करने के लिए ही पैदा होते हैं, इसलिए तुम्हें राजू से कोई आस नहीं बांधनी चाहिए। मेरी बात को माँ ने सिरे से कई बार खारिज कर दिया था।
माँ को यकीन था और वे कहती थी, नहीं राजू हमारी बिरादरी के मर्दों जैसा नहीं होगा। वो अपनी माँ के साथ हो रही नाइंसाफी की वजह से कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। काश ऐसा ही हो माँ, मेरे मुंह से ये बात निकलती थी। दिन हवा में उड़ान भरते भरते एक दिन शहर से गए। उस दिन माँ के पास पैसे न होने के चलते बापू ने उन्हें बहुत मारा था। मारते मारते किसी तरह बापू के हाथ माँ की एकमात्र पैर की उंगली में अटकी चांदी की बिछिया को छू गए। बस फिर क्या था, बापू ने बिछिया को इतनी तेजी से खींचा कि माँ की बिछिया के निकलने के साथ ही पैर की उंगली भी लहूलुहान हो गई। खैर बापू को तो माँ की बिछिया से मतलब था, खून निकलने से नहीं। बापू के पास शराब पीने का इंतजाम होते ही वे पीने चले गए और माँ को रोता बिलखता छोड़ गए। उस दिन माँ ने दिल से बापू के मरने की कामना की थी। उनकी इस कामना को मेरा भी साथ मिला था और शाम को सचमुच उनकी लाश ही घर पर आई। बापू माँ की बिछिया बेचकर दिन भर शराब ही पीते रहे और अचानक लुढ़क गए। कुछ दिनों तक रोना पीटना हुआ, फिर घर में माँ की मेहनत की कमाई का एकदम सही इस्तेमाल होने लगा। हालांकि माँ ने मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में ही कराया था, लेकिन मैं अपना ध्यान पढ़ाई पर देने में कामयाब रही। पता नहीं मुझे अपनी जाति के समाज के सामने एक उदाहरण बनने की सनक सवार हो गई कि जिस जाति में सब के सब मर्द पियक्कड़ और आवारा हैं, उसी समाज की एक लड़की ऐसे मर्दों को पछाड़कर बहुत आगे भी निकल सकती है। इतना ही नहीं, पढ़ लिख कर और अच्छा पद पाने के बाद उस लड़की पर समाज के मर्दों की मनमानी नहीं चल सकती। हालांकि माँ ने राजू का दाखिला एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया था, लेकिन उसका मन कभी भी पढ़ने में लगा ही नहीं। मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करती तो वो उल्टे मुझ पर ही बरसने लगता था। मुझे न जाने क्यों लगता था कि वो बापू की ही तरह का बर्ताव करने पर आमादा रहता है। राजू ने माँ की कुछ हजार रुपए की कमाई पर पानी फेर दिया था और एक बिगड़े लड़के का तमगा लगाकर उसे स्कूल के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उस दिन माँ फूट फूट कर रोई थी। माँ के सपने की उड़ान एकाएक ही क्रैश हो गई थी। मैंने माँ को बहुत प्यार से संप्रश्नवाचक चिन्हा, या मेरी अच्छी माँ तुम मत रो, भले राजू न सही लेकिन मैं तुम्हें कुछ अच्छा बनकर दिखाऊंगी और मैंने सोच लिया है कि मेरी नौकरी लगते ही तुम्हें किसी के घर में काम करने नहीं दूंगी। माँ ने तुरंत कहा, शादी के बाद तो बेटी पराई हो जाती है पगली। तो माँ शादी कर कौन रहा है, और क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं किसी पियक्कड़ या शराबी के लिए हाँ भर दूंगी। माँ को चुप हो जाना पड़ा। इंग्लिश में एमए और बीए करने के बाद उन दिनों मैं स्कूल टीचर के पद के लिए तैयारी में जुटी थी कि एकाएक छोटा भाई पहली बार शराब पीकर घर में घुसा था। राजू को नशे की हालत में देखकर मैं और माँ सकते में आ गईं। पहली बार माँ का हाथ अपने बेटे पर उठा। माँ गुस्से में चिल्लाई थी, तो अब यही देखना बाकी रह गया था। तेरे बाप ने भी शराबी बनकर मुझे खूब मारा पीटा और मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए और तुझे कभी शराब को हाथ न लगाने का पाठ पढ़ाया था, लेकिन तू भी वही शैतान की औलाद निकला। मैंने खूब कोशिश की थी कि तू पढ़ लिख जाए और इसीलिए तुझे अपना पेट काट कर एक सभ्य इंसान बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन आज ये दिन दिखाने के लिए तुझे बड़ा किया था मैंने। अरे कुछ तो सीख ले लेता अपनी बड़ी बहन से, लेकिन नहीं, तू तो गंदी नाली के कीड़े की जिंदगी ही जीना चाहता है ना, बिल्कुल अपने बाप की ही तरह। माँ आज तूने थप्पड़ मारा है मुझे, मैंने क्या गुनाह कर दिया। शराब ही तो पी है, बल्कि शराब न पीना एक भद्दा मजाक ही तो है हमारे समाज में, और मैं तो वही कर रहा हूँ जो सब करते हैं। और नहीं पीऊंगा तो मजाक नहीं उड़ेगा मेरा। माँ को कोने में पड़ी एक लकड़ी दिखाई दे गई। माँ ने वही उठा ली थी। वो फुफकारी, इसके पहले कि शराब तुझे पीकर खत्म करे, मैं ही तुझे खत्म कर देती हूँ। मैं किताबें छोड़कर भागी और लपक कर माँ को पकड़ लिया और बोली, नहीं माँ, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। राजू के शराब पीने की सजा तुम्हें नहीं भुगतने दूंगी। हो जाने दे मुझे जेल, लेकिन लोगों के घरों में जिंदगी भर जूठे बर्तन रगड़ने से तो अच्छा है हो जाए मुझे जेल। कम से कम एक जगह बैठकर चैन से जी तो सकूंगी। मुझे जिंदगी भर घर में तो सुख नहीं मिला, शायद जेल में ही मिल जाए।
माँ दहाड़े मारकर रो रही थी और मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। माँ टूट गई थी आज। मैंने उन्हें इतना हताश कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कोई भी पत्नी अपने बिगड़े पति को एक बार सहन कर सकती है, लेकिन जिस बेटे से इतनी उम्मीद पाल ले, उसे गड्ढे में गिरते देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, कुछ दिनों के बाद मेरी पहली कोशिश में ही एक दूसरे जिले के सरकारी स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिल गई। माँ को निराशा के भंवर से निकालते हुए मैंने कहा, माँ, तुम्हारे लिए ये घर किसी मनहूस से कम नहीं। तुम्हें सुख ही क्या मिला है इस घर में। मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरे साथ वहीं रहो। हम किराए के मकान में खुशी खुशी साथ रह लेंगे। जाते समय मकान को राजू के हवाले कर मैंने कहा, वादा करो भाई कि अब कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाओगे। जिस माँ ने हमको इतने कष्ट सहकर बड़ा किया, उसका रत्ती भर कर्ज भी अगर उतार सके तो बड़ी बात होगी, और उसे सुख नहीं तो कम से कम दुख तो न ही दे। राजू बोला, ठीक है बड़ी बहन, मैं वादा करता हूँ शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और काबिल इंसान बनकर भी दिखाऊंगा। भाई द्वारा किए इस वादे को मैं गांठ बांधकर साथ ले गई। माँ को मेरी काम करने की जगह पर आकर बहुत सुकून मिला। माँ ने जिंदगी भर न जाने कितने कष्ट सहे और अपनी काया को मशीन की तरह बना दिया था। अब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली थी। बीते दिनों में बेटे ने माँ की काया को इतना छील दिया था कि अब वे उसका नाम भी नहीं लेना चाहती थी। धीरे धीरे करके मैंने सभी जरूरी सामान खरीद लिया था और मकान भी थोड़ा और सुविधाजनक ही लिया था। अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन राजू मेरे स्कूल में कार लेकर चला आया और बोला, बड़ी बहन, मैंने आपसे जो वादा किया था बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है और ना कभी तोड़ूंगा, लेकिन एक संकट खड़ा हो गया है। कैसा संकट? मैंने चिंतित होकर पूछा। आपके यहाँ आने के बाद मैंने सोचा था कि एक कार लोन पर लेकर टैक्सी के रूप में चलाऊं। लोन कैसे मिला? इसके लिए मुझे मकान के कागजात बैंक में रखने पड़े और 10 लाख रुपए का लोन जुटाकर यह कार खरीदी। मैं 6 महीने से टैक्सी चला रहा हूँ, लेकिन पूरी किस्तें नहीं चुका पा रहा हूँ। क्या करूँ? अब बैंक वाले तकाजा कर रहे हैं। भरी दोपहरी में सूरज की गर्मी जब सहन नहीं हुई तो मैं राजू को नीम के पेड़ के नीचे ले आई और पूछा, कितना लोन लिया और किस्त कितनी है? लोन 10 लाख रुपए का है और किस्त 20,000 रुपए महीना। तो आमदनी कितनी हुई? जो आमदनी हुई उससे 2 किस्तें ही चुका पाया हूँ। तो कार बेच दो। कार के 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। जितने भी मिले फिर जो किस्त आएगी देखेंगे। किस्त नहीं चुकाने से मकान की नीलामी हो जाएगी ना, इसीलिए मजबूर होकर आया हूँ बड़ी बहन। भाई, बड़ी बहन हूँ इसलिए अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगी। कार बेचकर पहले जो पैसा मिले वह सारा बैंक वालों को जमा करा दो। फिर मुझे बैंक से डिटेल्स लेकर माहवार किस्त का ब्यौरा भेज देना, ताकि मैं हर महीने किस्त समय पर सीधे बैंक में भेज सकूं। ठीक है, मैं ये काम जाते ही करता हूँ। सुनो भाई, ध्यान रहे कि नया धंधा ऐसा हो जिसमें पैसा कम लगे, नुकसान भी न हो। अगर तुम ईमानदार रहोगे तभी मुझसे मदद की उम्मीद कर पाओगे। कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना। तुम्हारा शराब पीना माही नहीं, मैं भी सहन नहीं करूँगी। बड़ी बहन, मेरा वादा है कि जिंदगी में किसी भी हालात में शराब के पास नहीं फटकूंगा और आपका भरोसा कभी तोड़ने की हिम्मत तो हरगिज नहीं करूँगा। फोन पर अपडेट करते रहना। मेरे कहने पर उसने हाँ भरी, फिर पूछा, माँ कैसे हैं? अब ठीक हैं। वह बोला, मैं उनसे तभी मिलूंगा जब कुछ कमाने लायक हो जाऊंगा। कहते हुए उसने विदा ली। कार स्टार्ट होने से लेकर उसके वहां से जाने तक मैं बुत बनी खड़ी रह गई। इस बीच सूरज बादलों की ओट में छिप गया था। चारों ओर सुहावनी छाया घेर आई थी। मैं उम्मीद से भरी अपने क्लासरूम में लौट आई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।